हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्लास 12th की तैयारी अब ज़बरदस्त चल रही होगी आई होप, और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप अब अच्छे से रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। बाकी हमारे चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि लगातार हमारे चैनल पर अब आपके बोर्ड्स तक की कंप्लीट तैयारी होने वाली है, वो भी पावरफुल तरीके से। और ऐसी ही एक पावरफुल और इफ़ेक्टिव वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ मैं आज आपके लिए, जिसमें हम करने वाले हैं अपना पूरा का पूरा अकाउंटिंग का गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर का कॉन्सेप्ट। एंड वंस अगेन आपको इसमें वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा गुडविल के भी और चेंज इन पीएसआर के भी वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप टीएस ग्रेवाल बुक फॉलो कर रहे हो तो वो भी क्वेश्चन ज़रूर ऐड कर लेना। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर 2 गुडविल से। गुडविल में हमें देखो क्या करना है। सबसे पहले इसमें हमारा टॉपिक है कि भैया गुडविल होती क्या है। तो गुडविल देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आम शब्दों में हम कहते हैं एक ब्रांड, एक इमेज, है ना। लेकिन इसकी डेफिनेशन है कि गुडविल का मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं ये है कि भविष्य में होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं, जब हम उनकी आज की वैल्यू का आंकलन करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो हम कह सकते हैं ये गुडविल है। तो गुडविल को डिफाइन करना वैसे एक मुश्किल काम है। जैसे एक ऑथर ने कहा कि गुडविल का मतलब है कि किसी भी कंपनी के कस्टमर्स बार बार उसके पास लौट लौट के आ रहे हैं, तो ये उसकी गुडविल है। तो गुडविल जो है एक तरह से एक मुश्किल टर्म है जिसको डिफाइन किया जा सके। पर हाँ, गुडविल हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। तो जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लेते 3 फर्म्स हैं ABC, जो 10 हज़ार रुपये कमा रही हैं, लेकिन आप अगर उनसे ज़्यादा कमा रहे हो तो वो जो ज़्यादा है वो एक तरह से आपकी गुडविल का नतीजा है। तो ये होती है गुडविल। अब सबसे पहले इसमें आती है चीज़ कि गुडविल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। लेकिन गुडविल को फिक्टिशियस एसेट नहीं कहा जाएगा, यानी कि ये कोई इमेजिनरी एसेट नहीं है, इट इज़ अ रियल एसेट, क्योंकि ये वाकई में हमारे बिजनेस को फ्यूचर में फ़ायदा देता है। बाकी गुडविल हमारी अर्निंग प्रॉफिट को, यानी हायर प्रॉफिट को अर्न करने में मदद करता है, और इसकी वैल्यू एक सब्जेक्टिव मैटर है, यानी पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। तो ये इसके कुछ फीचर्स होते हैं। बात करें गुडविल के नेचर की, तो AS 26 बताता है कि गुडविल 2 प्रकार की हो सकती है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से। एक होती है परचेज्ड गुडविल, जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। यानी कि सिंपल भाषा में कि भाई आप गए, आपने किसी कंपनी की ब्रांड वैल्यू खरीदी, पैसे दिए $5 करोड़ और लेकर आ गए, तो वहाँ हम अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन जब आप मेहनत करते हो, धीरे धीरे अपनी ब्रांड बिल्डिंग करते हो, और उस ब्रांड का जब नाम बनता है, उसकी क्या वैल्यू होगी ये निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो 2 तरह की गुडविल हो जाती है। अब एक थ्योरी में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो आप लर्न करके जाना, कि गुडविल की वैल्यू क्यों निकाली जाती है, या गुडविल की वैल्यू कब निकाली जाती है। तो देखो, हमारे 3 रीजंस तो बहुत सिंपल हैं। पहला, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाए, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन, या कोई पार्टनर हमें छोड़कर चला जाए, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एग्जाम में ये तीनों के अलावा बाकी 3 रीजंस पूछ लेता है कि क्यों गुडविल निकालनी चाहिए। इन्हें आप लर्न कर लेना। एक होता है अगर आप अपनी फर्म को बेचते हो तो गुडविल निकालनी चाहिए, या 2 फर्म मिलकर एक हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं अमेलगमेट, तो गुडविल निकालनी चाहिए, या फिर हम अपनी फर्म को कन्वर्ट कर देते हैं कंपनी में, तो गुडविल की निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इन 3 को अच्छे से याद करना। इन 3 रीज़नों की वजह से, या इन 3 टाइम पर हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। बाकी फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें कि गुडविल की वैल्यू को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे। यानी देखो, किसी कंपनी की गुडविल अच्छी होती है, किसी की खराब होती है, तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इस बात को प्रभावित करते हैं। बहुत ही सिंपल है। पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट। जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा वो ज़्यादा गुडविल रखेगी, जिसका मैनेजमेंट ढीला होगा, स्लो होगा, उसकी गुडविल भी खराब होगी। इसी तरह लोकेशन, अगर मान लो आपकी दुकान एक अच्छी जगह है, फेवरेबल लोकेशन है, तो गुडविल अच्छी होगी। खराब लोकेशन है तो फिर गुडविल भी खराब होगी। कॉन्ट्रैक्ट्स, आपकी कंपनी के पास कुछ फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि आपको सामान सस्ते में मिल सकता है, तो आपकी गुडविल भी अच्छी होगी। आपके पास फेवरेबल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप लॉस में रहते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो फिर गुडविल भी खराब रहेगी। चौथा होता है एक्सेस टू सप्लाईज। सप्लाई का मतलब होता है रॉ मटेरियल। अब आपकी कंपनी को आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता है,
तो कहीं ना कहीं आप काम अच्छा करोगे तो गुडविल अच्छी रहेगी। अगर आपको कंपनी को रॉ मटेरियल बहुत ही मुश्किल से मिलता है कि भैया हिमालय पर्वत चढ़ना पड़ेगा तो मिलेगा रॉ मटेरियल, तो बड़ा मुश्किल आएगी। रॉ मटेरियल मुश्किल से मिलेगा तो काम मुश्किल से होगा तो गुडविल भी खराब रहेगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्ट दोगे तो गुडविल अच्छी, खराब क्वालिटी दोगे तो गुडविल भी खराब। आफ्टर सेल सर्विस, अच्छी सर्विस दोगे तो गुडविल भी अच्छी, खराब सर्विस दोगे तो गुडविल भी बेकार। तो मतलब इस तरह से बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को प्रभावित कर देते हैं। अब आते हैं एक छोटी सी अकाउंटिंग पर। अब अकाउंटिंग हमें परचेज गुडविल की करनी पड़ती है। हालांकि ये टॉपिक हम इशू ऑफ शेयर्स के अंदर भी कवर करते हैं, तो आप अगर तब भी पढ़ोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन ठीक है देख लेते हैं। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई बिजनेस खरीदते हैं, तो बिजनेस खरीदने के टाइम पर हम एक एंट्री कर रहे होते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितने भी एसेट्स खरीदे, और लाइबिलिटी भी खरीदते हैं तो टू सन्ड्री लाइबिलिटी। अब जिस वेंडर से हम ये बिजनेस खरीदते हैं उसको बदले में हम परचेज कंसिडरेशन पे करते हैं, तो हम लिखते हैं टू वेंडर। अब यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में एक बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर बचनी शुरू हो जाती है कभी कभी, उस बैलेंसिंग फिगर को हम बोलते हैं गुडविल। तो ये बुक्स में इस तरह से रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये तब होता है जब हम बिजनेस परचेज करते हैं। तो गुडविल को इस तरह से हम निकाल लेते हैं, बाकी वेंडर को पेमेंट कर देते हैं, तो सेकंड एंट्री तो हो गई वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो फॉर एग्जांपल हमने एक बिजनेस खरीदा 50 लाख का और बदले में बहुत सारे एसेट्स, बहुत सारी लाइबिलिटीज टेक ओवर करी, तो अब हमें निकालना है कि गुडविल क्या। तो अगर हम इसको एक सिंपल फॉर्मूले का शेप दें तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज आप माइनस कर दो तो उसको हम बोलते हैं नेट एसेट्स। तो मान लो आपको नेट एसेट्स मिले कितने रुपए के, 30 लाख रुपए के, लेकिन आपने बदले में कितने रुपए दिए परचेज कंसिडरेशन, 50 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? तो ये माना जाता है कि ये आप गुडविल की वजह से दे रहे हो। तो एक तरह से गुडविल का एक फॉर्मूला बन गया। अब ये लर्न करके जाना है एमसीक्यू के लिए। गुडविल का फॉर्मूला बन गया परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, बोल दो एक बार, रिपीट कर दो, नीचे कमेंट कर दो, गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। और अगर उल्टा कर दोगे नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन, तो वो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये एक ट्रिकी पॉइंट याद रखना है। ठीक है जी, बाकी एंट्रीज हम करेंगे तो वो नॉर्मल रहेंगी, सारे एसेट्स को डेबिट कर देंगे, सारी लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे, वेंडर को क्रेडिट कर देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली बच जाएगी। ठीक है ना, तो ये गुडविल की अकाउंटिंग होती है अगर करनी पड़े तो। अब मेन ये चैप्टर होता है वैल्यूएशन को लेकर कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो आप अपने माइंड में 5 चीज़ें लेकर चलना कि टोटल 5 तरीके हैं: सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट से ही शुरू करते हैं। फॉर्मूला तो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि हम सोच रहे हैं कि आने वाले कितने साल तक आप सेम प्रॉफिट कमा पाओगे पुराने एफर्ट्स की वजह से। अब ये वैसे क्वेश्चन में आपको गिवन ही होगा, 3 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, है ना, तो इसकी टेंशन नहीं है। लेकिन देखो जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसे ध्यान से समझना, क्रिटिकल है वो। एवरेज प्रॉफिट निकालते समय हम ये तो सोच लेते हैं कि चलो पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स हैं उनका एवरेज निकाल लिया, लेकिन उसको पता है क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यानी कि जो हम 3 साल के प्रॉफिट्स जोड़ रहे होते हैं उसमें कई बार बहुत सारी मिलावटें होती हैं। अब हमें वो मिलावटों को हटाकर बिल्कुल सही प्रॉफिट लेना पड़ता है। उसको निकालने का फॉर्मूला है, लर्न कर लेना, मतलब रट लेना अच्छे से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फोटो खींच लो चाहे इसकी, और एक एक पॉइंट याद करके जाना घर से कि मान लो जो भी हमें गिवन प्रॉफिट दे रखा है उसमें कितनी सारी चीज़ें ऐड बैक करनी है। देखो एबनॉर्मल लॉस जोड़ लो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जोड़ लो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर लो, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जो बार बार फ्यूचर में नहीं होंगे ऐड कर लो, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया, मशीन खरीदी थी पर एक्सपेंस समझ लिया, ऐड कर लो। इसके अलावा नीली पट्टी बाद में बताऊंगा। फिर कुछ चीज़ें लेस करनी है, एबनॉर्मल गेन माइनस कर दो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिल गया माइनस कर दो, कोई नॉन रिकरिंग इनकम हो गई माइनस कर दो, फ्यूचर की कोई अब मैनेजमेंट कॉस्ट लग रही है पार्टनर रेम्यूनरेशन की तरह माइनस कर दो, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भविष्य में पे करना है माइनस कर दो, फ्यूचर एक्सपेंस, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया अगर तो माइनस कर दो। अब यहाँ पर ये 2 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट होते हैं। जैसे पहला पॉइंट है
कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप ट्रीट कर लेते हो। अब इस पर कई बार डेप्रीसिएशन भी होता है, तो इसका जो डेप्रीसिएशन होगा वो आपको 1 साल 2 साल या जितने भी साल हैं क्वेश्चन में मशीन खरीदने के बाद उतने सालों के लिए वो डेप्रीसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रखा है तो इस पर भी कभी कभी डेप्रीसिएशन होता है। तो जिस साल डेप्रीसिएशन है अगले साल वो सारे सालों का डेप्रीसिएशन फिर ऐड बैक होता रहेगा। तो ये इसमें क्रिटिकल चीज़ याद रखनी है ना। तो ये पूरा फॉर्मेट लर्न करके रखना ताकि कोई भी क्वेश्चन में प्रॉफिट के अंदर कुछ भी आइटम दे रखा हो तो क्या चीज़ें ऐड करनी है क्या हटानी है वो पता होनी चाहिए, है ना। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेता हूँ। कई बार क्वेश्चन में बच्चे को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट का फ़र्क नहीं समझ आता। तो मीनिंग तो देखो ये है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होती है कि आप अपना पैसा कहीं ऐसी जगह निवेश करते हो जो आपके ही अपने बिजनेस को बढ़ावा देगी। तो मारुति कंपनी है, वो अपना 5 लाख या 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दी है किसी ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल इंसिलरी इंडस्ट्री में, तो भाई ठीक है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब लेकिन आप मारुति कंपनी हो, आपने अपने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए किसी दूसरी ऐसी कंपनी में कहीं ऐसी जगह जो आपके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बट जस्ट ठीक है 5 करोड़ रुपए पड़े हैं एक्स्ट्रा, क्या करें चलो यार कुछ खरीद लेते हैं, शेयर वेयर रख देते हैं, बदले में डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है ना। तो पॉइंट ये है अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आपको इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड माननी पड़ेगी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को ना एक गंदी चीज़ मानते हैं। क्यों है गंदी चीज़, लिंक करवा देता हूँ। देखो कल को किसी आगे के चैप्टर में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। पार्टनरशिप में बहुत सी जगह आपको पार्टनर्स की नेटवर्थ निकालनी होती है तो इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि इस तरह की इन्वेस्टमेंट को हम मानते हैं यार ये कोई मुद्दे का एसेट नहीं है बिजनेस के लिए, बेकार की चीज़ है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये हटा देते हैं, बेकार होता है, ठीक है ना। अच्छा, एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। बस ये याद रखना है कि एबनॉर्मल गेन मतलब अचानक से हो गया तो इसको प्रॉफिट में से हटा दो। एबनॉर्मल लॉस भाई गलती से नुकसान हो गया तो वापस से प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो। इसी तरह देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हो, यानी कि आपने खरीदी मशीन लेकिन आपने उसको एक्सपेंस समझ लिया, तो आपको इस गलती को देखो ऐड बैक करना पड़ेगा, तब आपकी वो गलती ठीक होगी, है ना। गिवन प्रॉफिट्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब आप सही प्रॉफिट्स तक पहुंच पाओगे। इसी तरह अब मान लो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है और वो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया, तो ये भी गड़बड़ हो गई, तो इसको फिर आप प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे। तो बेसिकली ये गलतियों का क्या करना है आपको पता होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है। तो पहली बात तो ये कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होने से आपके प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो प्रॉफिट बढ़ गए तो जो गलत है, तो सही प्रॉफिट निकालने के लिए आपको हमेशा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना पड़ता है। ये तो हो गई एक बात, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, 1 साल का जो ओपनिंग स्टॉक होता है या मतलब 1 साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का, जस्ट अगले ही साल का ओपनिंग स्टॉक भी माना जाता है। तो अगर मान लो रेड वाले साल में हमने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि अगले साल में यानी 2025-26 में आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रखा है। तो इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि जब आप रेड वाले साल को सॉल्व करोगे, है ना, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करोगे, लेकिन जब पर्पल वाले साल पर पहुंचोगे तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दोगे। तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी तरह सेम गलतियां अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी मतलब हो सकती हैं, वो हमको सारी करनी है। अब सिंपल एवरेज के बाद आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको मल्टीप्लायर मेथड भी बोल देते हैं। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है भैया, इसमें वेट्स लगाने हैं, सीधी सी बात है। पिछले 5 साल के 4 साल के जितने साल के भी प्रॉफिट्स दे रखे होंगे तो हमें सबसे लास्ट ईयर को इंपॉर्टेंस देनी है, मतलब वेट देना है 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, जो होगा वो वेट्स हमें देने हैं। फॉर्मूला सिंपल है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना कैसे है, टोटल प्रोडक्ट इनटू या अपॉन टोटल वेट्स। बाकी प्रॉफिट वैसे ही निकलते हैं जैसे हम करते हैं। तो मान लो 5 साल के हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं और हमें वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, 5 साल के प्रॉफिट्स हैं, उन पर वेट्स लगाएंगे 1 2 3 4 5, वेट से प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे,
प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, वेट्स का टोटल करेंगे, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स। फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज का। अच्छा जी, फिर होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट बारीकी से सुनना, अगले 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। रीज़न बहुत से बच्चों रटते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। सुपर प्रॉफिट क्या है वो तो चलो ठीक है कि भाई सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं नीले रंग के पट्टे की, लेकिन आपकी फर्म थोड़ा सा उस नीले से एक्स्ट्रा कमा रही है, तो वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ग्रीन कलर, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, है ना। अब करना क्या है, देखो हमें इसमें ना सबसे पहले ये निकालना होता है कि पूरे साल में आपकी कैपिटल बिजनेस में कितनी लगी हुई है। अब कैसे निकालेंगे, उसके लिए लॉजिकली वैसे तो साल की शुरुआत यानी ओपनिंग और साल का एंड यानी क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे एग्जामों में क्वेश्चन ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स अलग अलग नहीं देता, तो हम एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं और वही एवरेज मान लेते हैं। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते कैसे हैं, पूंजी। तो देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 2 तरह से इसकी अप्रोचेज होती हैं। लाइबिलिटी अप्रोच की बात करूं तो कैपिटल और रिजर्व जोड़ लिया, और कैपिटल में करंट अकाउंट अगर बैलेंस है तो वो भी जोड़ने हैं। कैपिटल मतलब पार्टनर की पूंजी सारी लेनी है, कैपिटल, करंट, वारंट सब, और रिजर्व। लेकिन 3 गंदी चीज़ें हटा देंगे। क्या है 3 गंदी चीज़ें? फिक्टिशियस एसेट बेकार, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बेकार, और कोई एग्जिस्टिंग गुडविल पहले से पड़ी है बैलेंस शीट में वो भी बेकार, क्योंकि उसको तो हमें राइट ऑफ वैसे ही करना होता है, तो वो भी हटा देंगे। और अगर एसेट साइड से निकाल रहे हैं तो टोटल एसेट्स ले लो सारे जितने हैं, उनमें से बस आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर दो, और फिर जो 3 गंदी चीज़ें हैं वो भी माइनस कर दो, तो अपने आप आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, ये तो देखो एवरेज का फॉर्मूला है, नोट कर लेना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हमें दिया होता है कि भाई हर कोई कितने % कमाता है, तो हम अपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हम कितना कमा रहे हैं, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, वो हमने ऑलरेडी मेथड 1 में सीख लिया। बस फिर ग्रीन कलर वाला आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, यानी एवरेज माइनस नॉर्मल, और फिर उस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल आ जाएगी। कभी कभी सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप तो बाकियों से भी कम पैसे कमा रहे हो, तो किस बात की गुडविल, बेकार हो आप, फिर नो गुडविल, है ना। चलो तो क्लियर है यहाँ तक। एक बार वीडियो लाइक कर दो, पता लग जाएगा कि यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, जैसे ये बैलेंस शीट है ना, तो सिर्फ नॉलेज के लिए। तो इसमें क्या है कि मतलब इसमें हर तरह का आइटम आ गया। अब अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो मैं कैसे भी निकाल सकता हूँ। अगर आप कैपिटल और रिजर्व को जोड़ो, तो जोड़ो, एक बार मेंटल मैथ्स करो, 10 लाख और 3 लाख 13 प्लस 4 लाख का रिजर्व 17, और 3 गंदी चीज़ें जो नीली पट्टी में है वो हटा दो, माइनस कर दो, तो 50,000 माइनस, 1 लाख माइनस, 2 लाख माइनस, तो क्या आंसर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का? 4.5 लाख, है ना। अब अगर मान लो आप टोटल एसेट्स वाले तरीके से निकालो, तो टोटल एसेट्स वाले तरीके से भी निकाल सकते हो। एक्स की कैपिटल 1 लाख थी, सॉरी। अब टोटल एसेट्स वाले तरीके से निकालो तो 10,50,000 टोटल एसेट है, माइनस क्रेडिटर हटा दो, आउटसाइड लायबिलिटी 2.5 लाख, कितना बच गया? 7 लाख, और वो तीनों गंदी चीज़ें हटा दो, वही नीली पट्टी वाली, तो भी देखो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड पता है कितना आ जाएगा? 4.5 लाख। बस, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया होगा, उसको अप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन से आप निकाल लोगे और एवरेज माइनस नॉर्मल करके सुपर प्रॉफिट का पता लग जाएगा। फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी गुडविल आ गई। तो सुपर प्रॉफिट मेथड अच्छे से करना। इसमें क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट देकर कई बार एवरेज पूछ लेता है, या एनआरआर देकर नॉर्मल प्रॉफिट पूछ लेता है, या नॉर्मल देकर एनआरआर पूछ लेता है। मतलब पूरे फॉर्मूलों के अंदर की खिचड़ी में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग निकलवा लेते हैं। तो ये बहुत चालाकी करते हैं, आप इसके लिए अलर्ट रहना। सुपर प्रॉफिट मेथड को अच्छे से याद रखना, ठीक है। बाकी कैपिटलाइजेशन मेथड की खासियत ये होती है कि इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसमें हमें उसका कोई काम ही नहीं। 2 तरह से कैपिटलाइजेशन करते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यही मेथड यूज करेंगे। इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, वो तो सिंपल,
और फिर एवरेज प्रॉफिट को इनटू करना है 100 अपॉन NRR से, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी कि कितनी कैपिटल होनी चाहिए। फिर ये आने के बाद हम माइनस करते हैं नेट एसेट्स, जो बेसिकली सेम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड ही, तो ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल आ जाती है। तो फॉर्मूला बन गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, यानी सिंपल भाषा में बिजनेस की कैपिटल होनी चाहिए, यानी कि लेट्स से 10 लाख, और आपने बिजनेस में लगा रखा है मान लो सिर्फ कम पैसा, लेट्स से, ये एक एग्जांपल है मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, मान लो आपने बिजनेस में लगा रखे हैं लेट्स से सिर्फ 15 लाख और लगाने चाहिए थे आपको 25 लाख, तो वो जो 10 लाख का गैप है उसको बोल देते हैं गुडविल, है ना। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, इसको आप चाहे इग्नोर करो। तो फॉर्मूला वही है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। अच्छा, फिर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी करते हैं। इसमें हम सिंपल तरीका फॉलो करते हैं, हम बिजनेस का सुपर प्रॉफिट निकालते हैं और उस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है, हमेशा याद रखो, 100 अपॉन NRR, इससे मल्टीप्लाई करना, दैट इज नोन एज कैपिटलाइज करना। तो हम सुपर प्रॉफिट को लेते हैं और इनटू करते हैं 100 अपॉन NRR से, तो वो आ जाती है गुडविल। बाकी सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो देखो 20 मिनट में मोटा मोटी हमारा पूरा का पूरा गुडविल का क्या हो गया, रिवीजन हो गया, कॉन्सेप्चुअल। लेकिन अब पहले हम करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट, और फिर आपको इसके सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ दिखाता हूँ कौन से करने। तो वीडियो एंड तक देखते रहना, और यहाँ तक एक थम्स अप भेज दो कमेंट में कि भाई सब कुछ ओके है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं चेंज इन PSR की तरफ। अब चेंज इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि फर्म के पार्टनर्स ने अपना रेशियो बदल लिया। तो जब पार्टनर्स अपना रेशियो बदलते हैं तो किसी को देखो फायदा होगा, किसी को नुकसान। जिसको फायदा हो गया तो हम कह देते हैं गेनिंग, जिसको नुकसान हो गया हम कह देते हैं सैक्रिफाइसिंग, है ना। अब निकालना क्या है, टॉपिक्स क्या हैं वो देखते हैं। देखो ये पूरा चैप्टर एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इससे ना बेस बनता है, क्योंकि देखो आगे के चैप्टर में भी बार बार कभी सैक्रिफाइसिंग कभी गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। गुडविल का ट्रीटमेंट पहली बार इसमें कवर हो जाता है अच्छे से, कि अकाउंटिंग क्या करनी है, रिजर्व्स को कैसे डील करना है, स्पेशल रिजर्व्स को कैसे डील करना है, फिक्टिशियस एसेट्स को कैसे डील करना है, रिवैल्यूएशन को कैसे डील करना है, और साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट अगर बनवा ली तो बना सकते हैं, है ना। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले अगर हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें तो बस एक स्टैंडर्ड मॉडल फॉलो करो, कुछ भी और किताब में देखने करने की ज़रूरत नहीं है। सारे पार्टनर्स के नाम लिखो, सबसे पहले उनका ओल्ड रेशियो लिख लो, ओल्ड शेयर जो भी होगा, उसमें से माइनस कर दो नया शेयर। ये मैथमेटिक्स सॉल्व करके कुछ का आंसर पॉजिटिव आएगा, कुछ का नेगेटिव आएगा। बस याद रखो, पॉजिटिव आए मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है, नेगेटिव आए मतलब गेन कर रहा है, दैट्स इट। तो वो उनके सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर हो गए। डेमो के लिए एक एग्जांपल है, 1:1 ओल्ड रेशियो है, 3:1 नया रेशियो है। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके देखो, हमें पता लग गया नेगेटिव वाला व्यक्ति गेन कर रहा है, पॉजिटिव वाला व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहा है, दैट्स इट। ये हमें निकालना होता है बस, है ना। यहाँ पर भी नया रेशियो है, पुराना रेशियो है, ओल्ड माइनस न्यू करके पता लग गया कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सिंपल। अच्छा, अब इसमें कभी कभी कह देता है कि भैया पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर ने 1/5 एक्वायर करा फ्रॉम वाई। तो फ्रॉम का मतलब ये है कि हमें सिर्फ शेयर माइनस करना है। तो हमने 1/5 लिया फ्रॉम वाई, तो देखो वाई में से 1/5 माइनस हो गया, है ना। तो फ्रॉम मतलब माइनस, बाकी फिर नया रेशियो आ जाएगा। उसके बाद कभी कभी कहता है कि भाई पार्टनर्स का रेशियो था और हम W एक्वायर कर रहा है 1/5 ऑफ वाई। ऑफ वाई का मतलब होता है कि आपको वाई के शेयर को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर देना पड़ेगा W को। तो अगर आप देखो y में पहले y का जो शेयर है 3/10, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1/5 से और फिर वो माइनस कर रहे हैं। तो ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना है, राइट। तो ये आई होप आपको क्लियर रहेगा। तो ऑफ मतलब माइनस, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करके माइनस, और फ्रॉम मतलब सीधा माइनस। तो 1/5 ऑफ D का मतलब है कि D के शेयर को पहले 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1/10 फ्रॉम C का मतलब है कि C में से सीधा माइनस कर देंगे। तो अपने आप आंसर आ जाएंगे जो भी आएंगे, है ना। तो ये छोटे मोटे एग्जाम्पल से जो हमने करे थे। उसके बाद देखो गुडविल का ट्रीटमेंट वंस एंड फॉर ऑल क्लियर रखना है। 2 तरह की गुडविल होगी पूरे चैप्टर में हमेशा।
या तो जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है एग्जिस्टिंग गुडविल, या जो बैलेंस शीट के बाहर वैल्यू करते हैं हम नॉन एग्जिस्टिंग वाली। एग्जिस्टिंग गुडविल को तो हमेशा राइट ऑफ कर दो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में, तो एंट्री बन गई पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ। लेकिन अगर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है राइट वाली, तो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। एंट्री बन गई गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना, जो भी शेयर होंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वो गुडविल से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर पार्टनर्स हैं, उनका रेशो है, एग्जिस्टिंग गुडविल भी है और नीचे गुडविल भी है, तो हमें क्या करना है 4321 ओल्ड रेशो में एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है, और नई जो गुडविल है नॉन एग्जिस्टिंग वाली उसके लिए गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो इस एग्जाम्पल में बी सी डी गेन कर रहे हैं और ए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो देखो दोनों एंट्रियाँ, एग्जिस्टिंग गुडविल तो ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो गई और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल में बी सी डी डेबिट हो गए और ए क्रेडिट हो गया। बस तो ये नोट कर लो, बिल्कुल क्लियर रखना है, गुडविल में और कुछ है ही नहीं, खत्म गुडविल का ट्रीटमेंट पूरे चैप्टर के लिए, पूरे कोर्स के लिए। बस सेम इस एग्जाम्पल में भी एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ और गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। बस तो ये अपनी गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई। उसके बाद होते हैं फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब ऐसे होते हैं जिन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जिनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, उनको हम प्यार से चॉकलेट बोलते हैं। चॉकलेट सिर्फ वही बच्चे बोलते हैं जिन्होंने पूरे साल रेगुलरली मेरे साथ पढ़ाई करी है, नहीं तो आपको नहीं पता चॉकलेट क्या। ठीक है सर, तो ये हो गए अपने फ्री रिजर्व जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखते हैं। अब क्वेश्चन अगर साइलेंट है या क्वेश्चन कहता है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हटा दो, तो हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री बन गई फ्री रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट, गया। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि नहीं, पार्टनर्स तो चाहते हैं फ्री रिजर्व को डिस्टर्ब ना करा जाए, डिस्ट्रीब्यूट ना करा जाए, तो फिर हम एंट्री करते हैं बॉक्स वाली गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस। बस खत्म हो गया रिजर्व का ट्रीटमेंट। जो क्वेश्चन जो बोले वो कर लो। रिजर्व का जस्ट ऑपोजिट, जस्ट उल्टा करना है फिक्टिशियस एसेट में, जिसको हम प्यार से कूड़ा बोलते हैं। ये आपको एसेट्स में दिखेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या पीएनएल डेबिट बैलेंस। तो इनमें भी क्वेश्चन अगर साइलेंट है या क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑफ कर दो, तो इनको हम उड़ा देंगे बैलेंस शीट से। एंट्री बन गई पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट ओल्ड रेशो में। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, फिक्टिशियस एसेट को डिस्टर्ब नहीं करना या ये बैलेंस शीट में एज इट इज चलते रहेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। तो बस फ्री रिजर्व का उल्टा। तो ये हो गए फिक्टिशियस एसेट। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट देखो आपको आगे भी काम आता है हर चैप्टर में। तो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बट एक बार जरूर गो थ्रू कर लो। इसमें आपको क्या बात का ध्यान रखना है कि भाई जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, तो सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज़ को वो रीवैल्यू करते हैं, और उसमें हो सकता है कुछ बढ़ जाए, कुछ कम हो जाए, या कोई नया एसेट आ जाए, कोई नई लाइबिलिटी आ जाए। तो हम सिंपल सा फंडा रखते हैं कि अगर हमारा कोई नुकसान हो रहा है तो डेबिट, फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट। नुकसान कब हो सकता है भाई, आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, कोई नई लाइबिलिटी आ गई, कुछ एक्सपेंस हो गए तो नुकसान। फ़ायदा कब होगा, आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, लाइबिलिटी कम हो गई, कोई नया एसेट आ गया तो फ़ायदा। तो जो भी गेन या लॉस आएगा वो आपका बच जाएगा रिवैल्यूएशन में, इधर या उधर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन कहता है कि चलो ये तो खैर पहले एंट्रीज देख लो, रिवैल्यूएशन के नुकसान की एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी है, और फ़ायदे की जो भी है। लेकिन अब जो भी फ़ायदा या नुकसान होता है, क्वेश्चन कहता है कि हम रिवाइज्ड वैल्यू शो करना चाहते हैं। तो उस केस में तो हम अपने गेन को भी ओल्ड रेशो में बांट देंगे, और अगर लॉस होगा तो उसको भी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो रेशो में बांटने की एंट्री तो सीधी सीधी हो गई अगर क्वेश्चन कहता है रिवाइज्ड वैल्यूज शो करो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि रिवाइज्ड वैल्यूज को शो मत करो और पुरानी ही वैल्यूज कंटिन्यू चलती रहेंगी बैलेंस शीट में। तो फिर आपको देखो क्या करना है, रिवैल्यूएशन गेन को फिर रिजर्व की तरह ट्रीट करेंगे, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और रिवैल्यूएशन लॉस को फिक्टिशियस एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, तो यानी सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। तो ये पूरा डब्बा, ये पूरी फोटो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। तो अगर गेन और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो लेफ्ट, गेन और लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, ओल्ड फिगर से चलानी है तो राइट पोर्शन। ठीक है, तो बस क्वेश्चन बता देता है। बाकी कभी कभी कुछ खर्चे हो जाते हैं।
अब ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली डिसोल्यूशन में भी हम पढ़ते हैं, वहां पर बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस, यहां बोल देते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। तो वो हो सकते हैं भाई, अगर मान लो पार्टनर को हम कोई रेम्यूनरेशन दे रहे हैं कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बदले में तुम्हें कमीशन मिलेगा, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। कभी कभी पार्टनर कहता है कि बॉर्न तो मैं करूंगा, पे फर्म करेगी, तो अगर पार्टनर बॉर्न करता है तो एंट्री हो गई पार्टनर कैपिटल डेबिट, और फर्म बॉर्न कर रही है तो टू कैश। कभी कभी फर्म कहती है बॉर्न भी मैं ही करूंगी और पे भी मैं ही करूंगी, तो फर्म बॉर्न करती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और पे भी करेगी तो टू कैश। और कभी कभी फर्म कहती है बॉर्न तुम करो पार्टनर और पे भी तुम करो पार्टनर, तो जब बॉर्न भी पार्टनर करेगा, पे भी पार्टनर करेगा, तो पार्टनर टू पार्टनर, तो फर्म कहेगी मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं, नो एंट्री। तो ये क्वेश्चन में आपको बताएगा। कभी कभी क्वेश्चन कह देगा कि बॉर्न करेगी फर्म, पे करेगा पार्टनर, तो बॉर्न करना मतलब फर्म, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर कैपिटल। तो ये अलग अलग केसेस आपको ध्यान रखने जो पूछ सकते हैं ना। तो लैंग्वेज क्वेश्चन की थोड़ा सा पढ़ना कि कौन पे कर रहा है, कौन बॉर्न कर रहा है। अच्छा, अब दो स्पेशल रिजर्व होते हैं, सीबीएसई सैंपल पेपर में भी इसका जिक्र है। एक होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये क्यों होता है कि भाई किसी मजदूर को अगर क्लेम मांगना होगा तो हम पहले इस रिजर्व में से पैसे दे देंगे। तो बड़ा सिंपल है, 10,000 का रिजर्व है, दो पार्टनर्स है इक्वल। अब अगर कोई क्लेम नहीं है तो फिर तो हम सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स में से वर्कर ने 4,000 रुपये का क्लेम मांगा तो अब ये एक नई लाइबिलिटी बन जाती है फर्म के लिए। तो हम रिजर्व को डेबिट करके पहले तो ये नई लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी 4,000 की, और अब बचे हुए 6,000 ही पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर मान लो क्लेम आया पूरे 10,000 का ही, तो फिर तो पूरा का पूरा रिजर्व 10,000 की ही लाइबिलिटी में चला जाएगा और पार्टनर्स को देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और एक्सट्रीम केस, अगर क्लेम आया 10,000 से भी ज़्यादा, 16,000 का, तो फिर रिजर्व डेबिट तो 10,000 ही होगा, और जो एक्स्ट्रा नुकसान हुआ हमारा 6,000 का, वो हम रिवैल्यूएशन में फिर डेबिट कर देंगे, और 16,000 की नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, नुकसान हुआ 6,000 का, तो वो नुकसान दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये भी पता होना चाहिए। तो ये होता है WCR का ट्रीटमेंट। इसी तरह इसका एक जुड़वा भाई है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। अब ये क्या होता है, इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट है मान लो 1 लाख की, अब उसकी मार्केट वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, गिरावट, तो उस गिरावट को एडजस्ट करने के लिए हम पहले से एक फंड बना लेते हैं IFF। अब अगर मार्केट वैल्यू में कोई गिरावट नहीं हुई तो पूरा का पूरा 10,000 का फंड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर गिरावट हुई 6,000 की तो हम 10,000 का फंड डेबिट करके टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करेंगे 6,000, और बचे हुए 4,000 पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर मान लो गिरावट हो गई 10,000 की ही पूरे, तो फिर 10,000 का ही फंड था, 10,000 की इन्वेस्टमेंट में गिरावट हो गई तो पार्टनर को देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर गिरावट हो गई 16,000 की, तो वही सेम कहानी, फंड 10,000 का डेबिट हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा नुकसान हुआ 6,000 का वो हम रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे, और टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई 16,000। और क्योंकि यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो वो रिवैल्यूएशन फिर हम पार्टनर को बाद में लॉस डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। एक केस इसमें ये भी हो सकता है कि गिरावट हुई ही नहीं, सर वैल्यू बढ़ गई। तो अगर वैल्यू बढ़ गई तो फिर तो दो बातें हैं, वैल्यू बढ़ना, एक तो रिवैल्यूएशन में फ़ायदा हो गया, तो नीचे आप देख रहे हो रिवैल्यूएशन के फ़ायदे की एंट्री, और पूरा का पूरा 10,000 का जो फंड है वो हमारे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये हमारा एक ट्रीटमेंट बन सकता है। बाकी इन सब केसेस में हम मार्केट वैल्यू जो होती है उसी पर अपने इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में शो करते हैं, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन कुछ और चेंज कहे तो। बाकी कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो वैसे कहीं ना कहीं सिंपल है, लेकिन कभी कभी वो कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करने को बोल देता है। कैसे? पार्टनर्स के बैलेंस बच गए, लेकिन वो कह देगा क्वेश्चन कि भाई नहीं, पार्टनर्स तो अपने कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं, वो कुछ नई कैपिटल रखना चाहते हैं, तो जो भी नई कैपिटल होगी वो आप नए रेशियो में बांट के बैलेंस कैरिड डाउन की तरह लिख दोगे।
अब आपका बैलेंसिंग फिगर या तो इधर बचेगा या इधर, मतलब कैपिटल अकाउंट में किधर भी बच सकता है। तो जो भी बैलेंस बचता है उसको हम या तो कैश अकाउंट से या पार्टनर के करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन साइलेंट हो तो कैश अकाउंट से, क्वेश्चन साइलेंट ना हो तो करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेते हैं। और करंट अकाउंट से जब हम एडजस्ट करते हैं तो वो करंट अकाउंट का बैलेंस या तो लायबिलिटी में शो होगा या एसेट में शो होगा, वो डिपेंड करता है किस साइड बैलेंस बच रहा है। तो कुल मिलाकर ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। डेमो के लिए अगर आपको दिखाऊं कैपिटल अकाउंट, तो मान लो ये कुछ कैपिटल अकाउंट था, पार्टनर्स ने कहा हम अपनी कैपिटल को एडजस्ट करके इतना करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली इतना करने के बाद कैश में बैलेंस बच रहा है एक्स का 10,000, जेड का 40,000 और वाई का उधर बच रहा है 50,000। तो इसको बोलते हैं सरप्लस, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो जो भी बैलेंस बचेगा वो हम कैश से एडजस्ट कर लेंगे, और अगर कैश ना हो तो फिर हम करंट अकाउंट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन हमें बता देता है। तो एक्स जो है वो विड्रॉ कर लेगा, वाई जो है वो घर से लेकर आएगा और जेड जो है वो भी विड्रॉ कर लेगा। तो ये होती है कैपिटल एडजस्टमेंट, अगर क्वेश्चन बोलता है तो। और करंट अकाउंट से बोले तो करंट अकाउंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑल ओके। चलो अब अच्छे से एक बार कमेंट कर दो कि कॉन्सेप्ट डन है, टाइम स्टैम्प मार्क कर लो। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं कौन से करने हैं आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के। तो ये हमने क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कर रखे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल के। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2, ये बेसिक है, इसको आप एक बार फ्लो बनाने के लिए देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबसे पहले मार्क कर लो, ये जरूर करना। इस क्वेश्चन के अंदर मतलब आपको थोड़ा सा वो फ्लेवर नजर आएगा कि यार अच्छा मिलावटी प्रॉफिट्स हैं तो कैसे हमें सही प्रॉफिट को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 मार्क कर लेना, बाकी फॉर्मूला इसमें सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 मार्क कर लेना, इसमें आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट एक बार सॉल्व करना आ जाएगा, है ना। तो छोटा सा क्वेश्चन मार्क हो गया क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिर्फ अपनी लैंग्वेज की वजह से। इसमें आपको सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना आ जाएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 उसी की तरह, वो आप चाहें स्किप भी कर सकते हो। क्वेश्चन 16 एक मार्क कर लो, स्टार लगा हुआ है। इसमें बेसिकली आपको ना बैलेंस शीट दे रखी है, तो इसमें आपको पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और फिर पूरा सॉल्व करके सुपर प्रॉफिट मेथड को लगाकर गुडविल निकालनी है। तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, और आप देखो अगर ब्रैकेट में ये सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी है, तो मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, 2024 के एग्जाम में आया था, तो ये आप मार्क कर सकते हो। ये भी इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, पीवाईक्यू करने में हेल्प करता है। उसके बाद 20 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन देखो इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें एनआरआर निकालना है। सोचो एनआरआर, तो ये क्वेश्चन इसलिए आप जरूर मार्क कर लो एनआरआर निकालने का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो ये भी आप मार्क कर लो। फॉर्मूला सेम है लेकिन निकालना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद 23, इस पे भी स्टार मार्क कर लो। इसमें थोड़ी सी मिलावट है, थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज का ध्यान रखना है, और सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको इसमें गुडविल निकालनी है। उसके बाद 24 मार्क कर लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देखो प्रॉफिट में मिलावट भी है, इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको खुद निकालना है और सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करके गुडविल फाइंड आउट करनी है। 25 नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप स्किप कर सकते हो। 26 भी एक बेसिक कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन है, एक बार को स्किप भी कर सकते हो, सीधा सीधा निकल जाएगा। उसके बाद 34 आप मार्क कर लेना, इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल को कैलकुलेट करना है। उसके बाद 29 ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें हमको कैपिटलाइजेशन मेथड करना था। 35 भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना था। बाकी अब 31 को मार्क कर लो, इसमें बेसिकली हमें दोनों मेथड से निकालना है, तो एक ही क्वेश्चन में आपका दोनों कवर हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर भी। उसके बाद 36, इसमें भी दो मेथड से आपको निकालना है, इसको आप स्किप कर दो, इतना खास क्वेश्चन नहीं है। और 37 ये आप मार्क कर लेना, 37 में दो मेथड से निकालना है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब सारी एप्लीकेशन आपसे मांग रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, गुडविल के लिए अच्छा क्वेश्चन रहेगा। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है क्वेश्चन 38, इसमें चारों ही मेथड से आपको गुडविल निकालने को मिलेगी। अब देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ जो बच्चे इग्नोर करते हैं, पर आप मत करना, उसमें वो क्रिटिकल बातें आएंगी गुडविल की जो शायद आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। मैं बताता हूँ कौन सा है।
एक तो ये क्वेश्चन 3 देख लेना है इजी, लेकिन देख लेना, नज़र से उतार लेना। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको वो है क्वेश्चन नंबर ये 6। इसमें ना वो वाली एरर दे रखी है जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है ना, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, गलती के नज़रिए से एग्जाम में देता है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर मार्क कर लो, इसको अच्छे से करना, क्वेश्चन नंबर 6 को, है ना। तो इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि क्या गड़बड़ है। और इसी तरह क्वेश्चन 7, इसको भी मार्क कर लो, इसमें भी कुछ गलतियाँ होती हैं, है ना, और फिर उन गलतियों को ठीक करके फिर हमें गुडविल को निकालना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं गुडविल के। उसके बाद एक क्वेश्चन 13 है, ये PYQ है। इसमें क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है इसीलिए मार्क कर रखा है बस। इसमें जब हम गुडविल निकालते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो गुडविल निकालते समय क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ गया। तो कई बार बच्चा घबरा जाएगा कि अरे एग्जाम में बैठे बैठे यार ये क्या हो गया, मैं गलत तो नहीं कर रहा, जबकि इसका आंसर क्या है कि गुडविल नहीं है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ गया, है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। बाकी ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनको आप स्किप कर सकते हो। और 19th छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलवाया है, ये भी आप एक देख सकते हो, मार्क कर सकते हो। बाकी ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद एक 28 में अच्छी बात ये है कि इसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दे रखे हैं। तो कई बार बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना, देखो कैपिटल और करंट दोनों को जोड़कर ही कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स बनता है ना। तो ये क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। बाकी ये सैम्पल पेपर का एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप स्किप भी कर सकते हो, इसको करने की जरूरत नहीं। सेम 33 अब जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, उनको आप स्किप कर सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मेनली बताए उनको अच्छे से एक बार सॉल्व करना। अब आपको चेंज इन PSR के भी बताता हूँ। चेंज इन PSR में पीछे से शुरू करना। सबसे पहले 3 बड़े क्वेश्चन मार्क कर लो, वो करने ही करने, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन एक तो 31 कंप्लीट क्वेश्चन है, और इसमें आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट एडजस्टमेंट के साथ मिल जाएगी, ठीक है। रिवैल्यूएशन बनेगा, कैपिटल बनेगा, और देखो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगी, और बैलेंस शीट भी मतलब ऐसी हमने बना ली। इसके बाद है 32, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कंप्लीट बैलेंस शीट गिवन है, इसमें भी एडजस्टमेंट है, लेकिन वो एडजस्टमेंट कैश से करनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन गया। रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बस एडजस्टमेंट किससे हो रही है, कैश से हो रही है ना। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है 33, वो भी 30 वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। उसमें बहुत सारे अच्छे आइटम्स दे रखे हैं, 2 पार्टनर्स हैं, रिजर्व है, स्पेशल रिजर्व है, गुडविल है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, और इसमें हमको कंप्लीट क्वेश्चन करना है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट, है ना। तो ये सबसे पहले 3 क्वेश्चन तो हो गए जो बड़े वाले, सबसे पहले यही करने ताकि पूरे चैप्टर का बेस खुल जाए। और इसके अलावा जस्ट फॉर द रेफरेंस बता देता हूँ, छोटे क्वेश्चन में आप 6 कर लेना, क्वेश्चन 11 कर लेना, क्वेश्चन 13 कर लेना, 22 और 23, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको पता लग जाएगा कि गुडविल की एंट्रीज कैसे करनी है, रिजर्व फिक्टिशियस एसेट्स के ट्रीटमेंट कैसे करने हैं, और मतलब आपको IFR, WCR इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। वैसे इसमें रेलिवेंट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे के चैप्टर्स में कवर हो जाते हैं। तो अब अच्छे से बस आपका काम क्या है कि पूरी वीडियो देखो दोबारा से, चाहें कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने आपको स्पेसिफिकली बताए हैं या कोई भी और क्वेश्चंस इन चैप्टर के, आप करके ज़रूर देखना, राइट। और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना अगर अच्छी लग रही है, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, अदरवाइज आपकी आगे की इंपॉर्टेंट वीडियोस पक्की बात है मिस हो जाएंगी, क्योंकि वीडियोस सिर्फ पढ़ाई की तो आ ही रही हैं, बहुत सारी दूसरी मोटिवेशनल वीडियोस प्लस आपकी स्ट्रेटेजी वीडियोस भी चैनल पर आती है रेगुलरली, और वो कई बच्चे कहते हैं कि हमको नहीं पता चल पाता, अपडेट मिस हो जाती है, तो आप वो गलती मत करना। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, करा होगा। कोई भी पॉइंट नीचे ना समझ आए, टाइम स्टैम्प पे दोबारा जाके सुनो, अच्छे से देखो एंड रिवाइज करो। बाकी मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना मस्त रहो और स्वस्थ रहो।